क्वेश्चन नंबर हमारा है 69। ठीक है, तो चलिए जी 69 से आप स्टार्ट ले। कहता है कि ऑल ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट। तो हीलियम जो है तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन एक्चुअली ये नोबल गैसेस के ऊपर मौजूद है बिकॉज एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, लिहाजा हीलियम को नोबल गैसेस के ऊपर रखा गया है प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते जाएं। तो डी ऑप्शन सही है इसमें। 70 व्हाट इज कॉमन इन द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। एक पीरियड में तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें शेल्स की तादाद बराबर होती है, तो जो पीरियड नंबर है उतने शेल्स होते हैं। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनमें हर एक में 3-3 शेल्स हैं। तो 70 में सेकंड ऑप्शन सेम आउटर शेल। 71 द एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड आर। थर्ड पीरियड आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, जरूर याद रखें थर्ड पीरियड और ट्रांजिशन एलिमेंट की जो पहली सीरीज है वो। तो एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड यह है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। 71 में सी ऑप्शन। जनाब क्या मतलब? थर्ड पीरियड ये है, ये याद रखें थर्ड पीरियड आपके कोर्स में मौजूद है। वहां पे लिखा गया है ग्रुप नंबर 1 और फिर ग्रुप 2 और वो फिर उन्होंने ग्रुप 3 लिखा है, रिएक्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड ग्रुप। वो एक्चुअली थर्ड पीरियड है, समझ गए बात को। 72 all of the elements of the third period can be represented by the general electronic configuration। तो देखिएगा थर्ड पीरियड, पहला जो पीरियड है हाइड्रोजन से शुरू होगा और हीलियम पे खत्म होता है। सेकंड पीरियड जो है लिथियम से शुरू होकर नियान पे खत्म होगा। थर्ड पीरियड जो है वो फिर सोडियम से। तो आपने ये लिखना है कि नियान की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी, और इसके बाद फिर आप लिखते हैं 3s1 या इस तरह। तो यहां पे जो की पॉइंट है 72 में सी ऑप्शन करेक्ट है। 73 the first ionization energy increases from sodium to phosphorus, but in one case the trend becomes abnormal। this case is between। थर्ड पीरियड में आप दो जगह जरूर याद रखें, यह है सोडियम, बल्कि थ्रू आउट द टेबल सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो देखिए कि जनरल इंक्रीज आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है, लेकिन ये जो एलिमेंट है चूंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है S2, इस पूरे ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है जी। फिर ये है P1, ये है P2, याद रखिए ये है P3 जो हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड जो है वो और भी आप जानते स्टेबल है। फिर है P4 और ये है P5 और P6 है। तो यहां से ये याद रखें कि ओवरऑल इंक्रीज है। मैं जरा फैक्टिशियस वैल्यूज यहां पे लिख लेता हूं तो आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी कि चले मैं इसको वैल्यू दे देता हूं कि ये है 10 आयोनाइजेशन एनर्जी 10 और इसकी मैं कर देता हूं 12। तो ये है फिर 14, ये है 16, 18, 20, 22 और 24। आप देख रहे हैं कि एक रेगुलर इंक्रीज मैंने यहां पे लिखा है, दो का इंक्रीज है, चूंकि ये इंक्रीज आ गया है एटॉमिक नंबर की वजह से, लेकिन इस S2 की वजह से ये और भी बढ़ जाती है। तो ये वैल्यू नहीं होगी 13 ना 14 ना, उससे भी बढ़ जाती है 15। तो ये एक्सेप्शन एबनॉर्मेलिटी इस वजह से आती है। और एंड द सेम वे P3 हाफ फील्ड है और वो भी स्टेबल है। तो 16 से 18 हो गई है एटॉमिक नंबर की वजह से, लेकिन P3 जो हाफ फील्ड है उसकी वजह से ये वैल्यू और भी बढ़ जाती है, इतनी कि नेक्स्ट जो एलिमेंट है उससे ज्यादा होती है। तो जनाब आप यहां पे 73, तो इसमें सी ऑप्शन है, एल्यूमिनियम टू मैग्नीशियम। यानी इधर देखें ये है यहां से यहां तक इंक्रीज है फिर डिक्रीज है, लेकिन याद रखें ये डिक्रीज नहीं आया बल्कि पैटर्न वही है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा इंक्रीज आ गया है। तो सी ऑप्शन 73 सी। 74
कहते कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज लेस देन फास्फोरस, यानी अब ये वाली बात है, फास्फोरस और सल्फर, तो सल्फर की कम होती है फास्फोरस से, बिकॉज फास्फोरस जो है ये हाफ फिल्ड है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस 74 में सी ऑप्शन। 75 कहता है कि P4S8Cl2 and argon, they are molecular elements of third period, all have van der Waals attraction among molecule, which one has the highest melting point and boiling point। तो याद रखें कि जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दीज मॉलिक्यूल, ये जो आपके पास है, एक है P4 मॉलिक्यूल है और दूसरा जो है S8 है, ऑक्टा एटॉमिक है, और फिर Cl2 है, और फिर आप आर्गन लिखें तो इसमें सबसे बड़ा मॉलिक्यूल यह है, तो लिहाजा इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। 75 में सेकंड ऑप्शन। 76 कहता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, तो फास्फोरस का होगा पेंटा ऑक्साइड, जिसको जनरली हम इस तरह भी लिख लेते हैं, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स है। याद रखिए कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला है ये P2O5, नहीं तो एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है ये इस तरह होता है, P4 और O जो है वो 10 है, ठीक है जी। जैसे 4 फास्फेट होते हैं, तो स्ट्रक्चर इंक्लूड नहीं है कोर्स में बहरहाल, तो ये इसका एम्पेरिकल है, ये पूरा मॉलिक्यूल फार्मूला है P2O5। और दूसरा होगा क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड है वो ये है कि जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं ये है +7, और इधर फास्फोरस का बनता है +5, यानी हम ये क्रॉस कर लेते हैं 10 इधर लाके, तो चूंकि आपके पास फास्फोरस है तो उसको आप वो कर लेते हैं। अच्छा, तो यहां पे ऑप्शन बनता है 76 में, फोर्थ ऑप्शन है डी। 77 तो पढ़ लीजिए, कहते हैं कि फास्फोरस 3 एंड फास्फोरस 5 ऑक्साइड्स, दे आर बोथ एसिडिक, विच वन इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द अदर। तो इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला ये है कि ऑक्साइड में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वो ऑक्साइड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, सही है, और जितना कम होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो इसमें फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जो है ये मोर एसिडिक है फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड के मुकाबले में। 77 में बी ऑप्शन। 78 perchloric acid HClO4, perchloric acid is produced when dash is dissolved in water। तो याद रखें कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल रिएक्शन में इस तरह ये देखिए HClO4, तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +7 है, तो आपने +7 वाला ऑक्साइड लेना है, तो ये होगा Cl2O7। 78 में सेकंड ऑप्शन। 79 कहते हैं कि डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दिस इज बिकॉज, जरा ये याद रखें कि ऐसे तमाम साल्ट्स के जिनमें ये जाइगेंटिक एनाइंस हो, लाइक आप ले लें कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट आप ले लें, आप ले लें सल्फेट ले लें, कि जिसमें ये बड़े आयंस होते हैं, आप नाइट्रेट, फास्फेट, ये तमाम आप ले सकते हैं। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, कार्बोनेट इंक्रीज यानी डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बढ़ता जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, एंड इट इज ड्यू टू लो पोलराइजेशन पावर ऑफ द मेटल केटाइन। तो डी ऑप्शन है 79 में, डी ऑप्शन। किधर है, एक मिनट, अच्छा सही है, पोलराइजिंग पावर ऑफ द मेटल आयन डिक्रीजेस, सेकेंड ऑप्शन। अच्छा 80 कहते कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये याद रखें, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। मैं कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप की लिख लेता हूं, ये बात जरूर समझिएगा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 और NP2, पी ब्लॉक का ये दूसरा ग्रुप है, तो P2 कॉन्फ़िगरेशन आती है।
कार्बन जो है वो दूसरा पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ और सिक्स्थ है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p2। फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 और 3p2। जर्मेनियम की है 4s2 और 4p2। टिन की फिर है 5s2 और 5p2। और इसी तरह लेड की जो है तो वो होगी 6s2 और 6p2। अच्छा, अब देखिए जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहां पर 4 चौथा शेल आ गया। तो याद रखें कि इससे पहले 3d है, 3d10 मौजूद है, और फिर ये है तो इधर 3d भी आ जाता है, 4d भी आ जाता है। अच्छा, फिर अगर आप इसकी बात करें तो इससे पहले fp मौजूद है। अच्छा, अब ये जो ऑर्बिटल होते हैं तो ये बड़े पोरस ऑर्बिटल्स हैं, इनका शील्डिंग इफेक्ट बड़ा वीक है। तो इनकी वजह से चूंकि ये शील्डिंग इफेक्ट इनका वीक है, ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं एक सबशेल में। यहां पे आप जानते हैं कि एफ जो सबशेल है तो उसमें 7 मौजूद हैं ऑर्बिटल्स। तो इस तरह जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो इसके तो ये चारों जो है बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, और यहां पे अट्रैक्शन थोड़ी सी बढ़ गई है तो कुछ केसेस में ये हिस्सा नहीं लेता। आपके पास ये जो स्टेट है जर्मेनियम का +4 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ज्यादा स्टेबल होगा जर्मेनियम +2 से। फिर जब इधर आ जाते हैं तो अब तो इन पे अट्रैक्शन और भी बढ़ गई है, बिकॉज ये ऐसे तो नहीं आते, ये तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और इनका शील्डिंग इफेक्ट जो है ये वीक है, तो आउटर पे अट्रैक्शन और भी बढ़ गई, कि जिसकी वजह से अब जो 10 है तो इसका ये वाला जो स्टेट होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा SN4 के मुकाबले में। और इन द सेम वे जो लेड है तो लेड का भी +2 स्टेट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा +4 स्टेट से। आप देख सकते हैं कि इस केस में इनर्ट ज्यादा नहीं होते, लेकिन आगे जाएं तो S वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ P वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो S इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है, बिकॉज D और F की तादाद बढ़ती है और उनकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन जो है ये बढ़ जाती है। अच्छा जी, तो 80 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो 10 है, डी ऑप्शन। 81 द मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 इज शोन बाय, कार्बन सिलिकॉन दोनों का +4 है, कार्बन और 10 तो कार्बन का +4 है, 10 का +2 स्टेबल है। अच्छा, यहां पे लिखा गया है 10 एंड लेड, तो डी ऑप्शन सही है। 82 विच क्लोराइड ऑफ लेड इज आयोनिक इन नेचर, याद रखें कि मेटल एक इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर जाता है, 2 लॉस कर लेता है, 3 भी कर लेता है, 4-5 इलेक्ट्रॉन मेटल लॉस नहीं करता, फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है एंड इट बिकम्स अ मॉलिक्यूल। तो ये याद रखें कि लोअर स्टेट जो होगा वो आयोनिक होगा। तो which chloride of lead is ionic in nature, so that is PbCl2। 83 which chloride does not hydrolyze in water, याद रखें कि PbCl2 जो है ये आयोनाइज हो जाएगा, डिजॉल्व होकर आयोनाइज होगा, वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, हाइड्रोलिसिस नहीं होती। 83 में सी ऑप्शन है। 84 all are basic hydroxides except, अच्छा बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों एम्फोटेरिक हैं, ठीक है जी। और ये जनरल प्रिंसिपल याद रखें कि जो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा जिस एलिमेंट का, तो उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। 84 में बी, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, इसका हाइड्रोक्साइड भी है, ठीक है जी। इसी तरह बेरिलियम भी है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हेलोजन इज ऑफ द ऑर्डर, और इन क्वेश्चंस को आप अपने पेपर के लिए बड़ा सीरियस लेंगे, ठीक है जी। ये वो अहम पॉइंट्स हैं आपकी बुक में कि जिधर से ये क्वेश्चन आते हैं, आपको खुद भी इसका अंदाजा होगा अगर आपने पुराने पेपर कभी देखे हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज, पुराने पेपर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हल कर रहा हूं, काफी सारे मैंने कर दिए हैं, आप जरा सर्च कर लें किफायत केमिस्ट्री लेक्चर, तो उसमें केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी हैं और पुराने पेपर चैप्टर वाइज हैं और टॉपिक वाइज हैं। ये अगर आपने वो देख लिए तो आपको बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है।
अच्छा जी, आगे जाइए। तो कहते कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हैलोजन इज ऑफ द ऑर्डर। जरा देखिए कि अगर हम लेते हैं हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली बढ़ती है, ठीक है जी। लेकिन ये याद रखें कि ये एक्सेप्शन है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बड़ी कम है। और इसकी रीजन ये है कि फ्लोरीन जो है ये दूसरा शेल है, इसका 2 शेल होते हैं, और दूसरे शेल में आप जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फ्लोरीन के 7 हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से आएगा तो अट्रैक्ट होगा, बाकी हर साइड से इस पे अट्रैक्शन नहीं है। अच्छा, फिर इसके भी तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं। याद रखें कि इसका तीसरा शेल है, और तीसरे शेल में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में मौजूद है, जरा देखिएगा, क्लोरीन है तो इसका तीसरा शेल है, तीसरे शेल में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन खुद इसके कितने हैं? 7। तो लिहाजा 11 इलेक्ट्रॉन की जगह जो है ये खाली है। तो जिधर से भी इलेक्ट्रॉन आता है उसका अट्रैक्शन होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत कम है, और दैट इज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, ऑलमोस्ट कंप्लीट शेल। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना जिसमें मल्टीपल डेटा हो, तो उसमें एक्सट्रीम्स को देख लिया करें। जैसे आपको पता चल गया क्लोरीन की ज्यादा है, और ये ऑप्शन आपके पास है ए ऑप्शन। 86 बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर ऑफ हैलोजन्स इज। अब जरा देखें, अगर हम इनकी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी की बात करें, ये है फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और ये आयोडीन है। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, ठीक है जी। जनरल याद रखें कि लॉन्गर बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, और शॉर्टर बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। फिर तो ये सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है। बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो यहां से इधर जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी है। फ्लोरीन में मसला ये है कि ये बॉन्ड लेंथ इतना कम है कि ये अंदरूनी तौर पे ये रिपेल करते हैं, लॉन पेयर रिपल्शन हो गई है, कि जिसकी वजह से ये बॉन्ड बड़ा वीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होगा या सबसे हाई जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो क्लोरीन की होगी। 86 में सी ऑप्शन। 87 which of the following has greater affinity for oxygen? affinity for oxygen or anything, याद रखिए जनरल प्रिंसिपल है कि मेटल में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ेगी, अफिनिटी फॉर एवरी अदर रिएक्टेंट वो बढ़ेगी। नॉन मेटल में डाउन द ग्रुप अफिनिटी मींस रिएक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो नॉन मेटल में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। व्हाई? बिकॉज मेटल रिएक्शन करते हैं, और इन रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट होते हैं। नॉन मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो उन रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब डाउन द ग्रुप जाएंगे नॉन मेटल में तो इनकी ये सलाहियत कम हो जाती है, लिहाजा इनकी रिएक्टिविटी इसलिए कम होती है। तो ये जो है ग्रेटर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सो इट इज पोटेशियम। यानी सिंपल आपसे ये पूछ रहा है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। 88 which of the following is stronger base? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो उसका बेस उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। याद रखें कि नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हाइड्रोक्साइड, एक्चुअली दे लूज प्रोटॉन, वो OH आयन को नहीं देते वो। तो 88 में सी ऑप्शन है। 89 पढ़ लें, शाबाश। अच्छा जी, 89 कहते कि विच सेट ऑफ एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स ओनली। ट्रांजिशन मेटल की जो पहली सीरीज है, सारा पीरियड टेबल याद ना करें, ठीक है जी, पहली जो सीरीज है, और वो ये वाले एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। अच्छा, अब इस इसका ख्याल रखें, ये डी ब्लॉक है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, बिकॉज ट्रांजिशन हम उसको कहते हैं कि जो कि एटॉमिक स्टेट में या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो, वो पार्शियली फिल्ड हो, ठीक है जी, डी उसका पार्शियली फिल्ड हो। लेकिन इसका जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक स्टेट में 4s2 और 3d10 है,
लेकिन अगर हम इसका आयन बना दें, ये जिंक है, लेकिन अगर इसका आयन बना दें तो फिर भी ऐसा ही है, 4s 0 हो जाता है, 3d तो अब भी 10 है, तो लिहाजा जिंक को ट्रांजिशन हम नहीं कहते। कापर जो है, कापर नॉर्मली याद रखें कि वो 4s1 और 3d10 ये इसकी एटॉमिक स्टेट की रूम टेम्परेचर प्रेशर पे कॉन्फ़िगरेशन है। तो फिर कापर ट्रांजिशन क्यों है? इसी के कापर का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है कि जिसमें ये 4s 0 और 3d 9 होता है। चले जी, तो ये है सेकंड ऑप्शन कि आयरन, क्रोमियम, गोल्ड और निकल। गोल्ड जो है ये कापर के ग्रुप में है, कापर, सिल्वर और गोल्ड। कहता है कि विच सेट ऑफ द एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स ओनली। सेकंड ऑप्शन है 89 में, सेकंड ऑप्शन में है आयरन, क्रोमियम, गोल्ड और निकल। कौन सा? 88। अच्छा, 88 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गर बेस। तो पहला लिखा है सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, याद रखें ये बेस नहीं है, बिकॉज ये हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है जी, इसलिए कि ये इस तरह अटैचमेंट है, इधर देखिएगा ये ऐसी अटैचमेंट है और इधर, तो ये याद रखें कि ये ऐसे जाता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, सो इट इज एन एसिड। फिर ये कहता है दूसरा जो है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। फिर कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो बेसिक है। फिर कहता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एम्फोटेरिक है। तो ये दोनों एम्फोटेरिक हो गए, ये एसिड हो गया, और एक ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। अच्छा, 90 कहते हैं इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3d ऑर्बिटल्स आर फिलिंग, दे अकर एन। याद रखिए जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है वो चौथे, याद रखिए ये है 4, तो चौथे पीरियड में ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट अकर्स इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 90 में बी ऑप्शन है। 91 कहते हैं कि द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज ड्यू टू। वेरिएबल स्टेट किस वजह से है? ये दोनों की वजह से है। देखिए इधर, जैसे आप जानते हैं, मिसाल के तौर पे आप आयरन ले लें, लेट से आयरन ले लेते हैं, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 और 3d6 है ये, ठीक है जी। इधर देखिए तरतीब ये है, सब सुने इधर, आसान तरीका बता दो, 21 ये इसका एटॉमिक नंबर है, सबकी तवज्जो इधर हो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और फिर 30। जरा इधर देखिए तो आपके काफी सारे मसले हल हो जाएंगे यहां से। बस आपका सिर्फ ये काम है, इनको याद रखें। अब जरा देखिए कॉन्फ़िगरेशन, आपने इस आखिरी नंबर पे तवज्जो देनी है। तो ये आपके पास है 3d1, ये है 3d2, 3d3, लेकिन क्रोमियम एक्सेप्शन है, 3d4 नहीं होता, फिर वो 5 हो जाता है। अच्छा, और फिर ये है, तो ये होगा 3d5, 3d6, 3d7, इस तरह 3d7, 3d8, फिर कॉपर एक्सेप्शन है, 3d9 नहीं होता। तो इस तरीके से आप जरा जल्दी कर सकेंगे कॉन्फ़िगरेशन, और उंगलियों पे आप सिंपल काउंट करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो बस सिंपल 3 तक आ गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है जी, 4 तक आ गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, तो d5 है, तो आप जरा जल्दी कर सकेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो ये सी ऑप्शन है, बोथ d एंड s इलेक्ट्रॉन। 92 सेलेक्ट द एलिमेंट विच इज नॉट फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक वो मेटल्स होते हैं जिनको आप परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। आयरन, कोबाल्ट और निकल ये फेरोमैग्नेटिक है, एंटीमनी नहीं है, सी ऑप्शन है। 93 द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर, they are weakly repelled by a strong magnetic field. Strong magnetic field slightly इसको repel करता है,
93 में ए ऑप्शन है। अच्छा जरा इधर देखें, इनमें से जिंक क्या होगा? इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो जिंक जो है ये डायमैग्नेटिक मेटल है, बाकी ये सारे पैरामैग्नेटिक हैं, बिकॉज हर एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक मौजूद है, दो दो मौजूद हैं, तीन तीन मौजूद हैं इन सब में, लेकिन जिंक में आप देख सकते हैं कि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये, और इन द सेम वे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो भी s2 कॉन्फ़िगरेशन है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो लिहाजा वो भी डायमैग्नेटिक है। अल्कली मेटल सारे पैरामैग्नेटिक हैं, बिकॉज उनमें ns1 कॉन्फ़िगरेशन है। जनरल चीजें कोशिश करें कि याद रखें ताकि उसको आप अप्लाई कर सके। तो 94, द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड विच 6 बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द सेंट्रल मेटल एटम, तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल, यानी इस तरह होगा। ये है मिसाल के तौर पे आयरन है और इधर आपने अटैच कर दिया साइनाइड, यहां पर भी हो गया, ये भी है साइनाइड, इसी तरह ये भी है, एक टॉप से है और एक बॉटम से है साइनाइड, और ये मर्जी आपकी है, आप जो भी स्टेट लेना चाहे। आयरन +2 भी स्टेबल है, +3 भी स्टेबल है, तो अगर आपने इसको +3 ले लिया है तो -6 होगा, तो ये आ जाएगा टोटल इस पे 3-, तो ये ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। इसका एक और नाम है स्क्वायर है, और एक पिरामिड टॉप का है एक बॉटम का है, तो हम इसको कहते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। (95) कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ कलरलेस कॉम्प्लेक्स। कलरलेस वो होगा जिधर D0। अच्छा ये भी याद रखें कि इसका सोल्यूशन कलरलेस आता है, कंपाउंड व्हाइट कलर के उसके क्रिस्टल्स होंगे, लेकिन जब सोल्यूशन बनेगा तो वो कलरलेस होगा, D0 और D10, बिकॉज इस तरह होता है। आप जानते हैं कि जो d ऑर्बिटल्स हैं वो बिफोर बॉन्डिंग इस तरह होते हैं, सबकी एनर्जी बराबर है, मैं इनको जरा बंडल बना के इस तरह रख लेता हूं, लेकिन जब d ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं तो ये इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। 3 ऑर्बिटल ये हैं जो कि dxy, dyz, dzx है, इनको T2g ऑर्बिटल कहा जाता है, ट्रिपली डीजेनरेट, और 2 ये हैं, इनको eg ऑर्बिटल कहा जाता है। ये dxy, dyz, dzx, और ये है dx² - y² और dz²। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है जी, तो अब रोशनी इस पे पड़ती है तो ये जम कर सकता है, तो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, और जो एब्जॉर्ब नहीं होती वो जो है वो निकल जाती है एज ए कलर। फॉर एग्जांपल ये 2 किस्म के वेवलेंथ है, और इसमें से ये एब्जॉर्ब हो गया, तो जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वही कलर होगा, जब आप देखेंगे तो वो इसका कलर होगा, ठीक है जी। अब अगर आपके पास डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो एक्साइटेशन नहीं होगी, तो D0 कलरलेस। और अगर इस तरह हो कि इधर मिसाल के तौर पे D1 है तो जा सकता है D2 कॉन्फ़िगरेशन, D3 कॉन्फ़िगरेशन, जब तक इधर जगह खाली है तब तक इसका कलर होगा, D4, D5, D6, इवन D7, D8, D9 तक कलर्ड है, लेकिन अगर D10 आ गया तो अब फिर जगह खत्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा सकता। सो ये 2 आपने याद रखने हैं। ए ऑप्शन स्कैंडियम जो है तो उसमें ये इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2, तो अगर आपने इसको कर दिया इस तरह स्कैंडियम 3+, तो फिर ये D0 कॉन्फ़िगरेशन है। 95 में ए। 96, the color of transition metal complexes is due to dd transition of the electron, dd excitation। 96 में ए ऑप्शन। 97, brass is an alloy of copper and zinc, ठीक है जी, और फिर ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन। 97 में ए। A complex compound and which the oxidation number of metal is 0 is, तो ये वाला है, देखें आपको पता चलेगा इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं है और इन्होंने इस तरह कर दिया है, तो इसका मतलब है कि निकल पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 99, इथाइलिन डाइअमीन इज एन एग्जांपल ऑफ
अच्छा, जरा इसका ख्याल रखें, ये अक्सर आ जाता है। इधर सुनिएगा, वाटर जो है क्या है, ये बायोडेंटेट है मोनोडेंटेट? मानो, याद रखें, आपने इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं देखना, आपने ये देखना है। जैसे कि ये देखिए, ये है H2O, इसमें 2 लॉन पेयर है, लेकिन ये एक डोनेट कर सकता है, बिकॉज d ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी अपनी ओरिएंटेशन होती है। जरा देखिए इधर कि अगर ये d ऑर्बिटल हैं, गलिश है, ये d ऑर्बिटल है, ठीक है जी, मेटल के, और इमेजिन करें कि पानी का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है ना, तो उसने बॉन्ड बना दिया, तो बस बात खत्म हो गई। अब और ऑर्बिटल तो इधर नहीं है, ठीक है जी, इस डायरेक्शन में दूसरा ऑर्बिटल नहीं है। हाँ, तब एक मॉलिक्यूल बायोडेंटेट होगा, लाइक इधर लॉन पेयर डोनेट किया, और फिर एटम, फिर एटम, फिर एक एटम विद लॉन पेयर, तो उधर से वो डोनेट कर सकता है, ट्विस्टिंग मुमकिन होती है। तो ये जो चीज है, ये हमारे पास है इथाइलिन डाइअमीन, NH2, CH2 और फिर है NH2। तो एक्चुअली एक लॉन पेयर ये है और एक ये है, तो ये भी डोनेट हो सकता है और ये भी, समझ की बात है। लेकिन वाटर में यानी जो डोनर्स हैं उनके दरमियान कम से कम 2 एटम्स होने चाहिए। अच्छा जी, तो 99, तो इथाइलिन डाइमीन जो है ये बायोडेंटेट है, बी ऑप्शन। 100 कहते कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर एंड दिस कॉम्प्लेक्स, देखिए एहतियात करें, उधर ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ये एक चीज है और कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज है, ठीक है जी। कभी कभार आप आसान क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं जल्दी में, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर का पूछ रहा है, ठीक है जी, ऑक्सीडेशन नंबर का नहीं पूछ रहा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर एंड दिस कॉम्प्लेक्स, ये है कॉपर है और इसके साथ है 2 क्लोरीन है और इसके साथ है इथाइलिन डाइमीन। इथाइलिन डाइमीन जो है वो इसमें 2 मौजूद है और ओवरऑल इसमें -1 चार्ज है। याद रखें कि इथाइलिन डाइमीन बायोडेंटेट है और ये 2 है, तो 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसकी वजह से बनेंगे, और क्लोराइड जो है यहाँ पे 2 है, तो 2 इनकी वजह से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6। 100 में सी। 101 द आयोपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये है पोटाशियम और फिर है निकल और साइनाइड इसके साथ है 4। अच्छा, अब जरा देखिए, तरतीब हमेशा ये होती है, पॉजिटिव पहले आएगा, नेगेटिव बाद में आएगा। आप इनकी तादाद नहीं बताएंगे, तादाद सिर्फ आप बताएंगे लिगेंड्स की, तो ये होगा पोटाशियम, फिर होगा टेट्रा, सायानो, इस पर नेगेटिव चार्ज है, निकलेट, ठीक है जी, और फिर निकलेट निकल का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप लगा लेते हैं। 101 में सेकंड ऑप्शन। 102 कहते कि फॉर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 अगर s 1 हो, p 3 हो और d 2 हो, टोटल के कितने ऑर्बिटल हैं? एक s, 3 p और 2, तो टोटल के 6 हो गए। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 6 बनेंगे और हर एक में फिर s, p और d कैरेक्टर होगा। तो ये कहते हैं जब 6 बने, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, याद रखें, बॉन्ड बना लेंगे तो फिर क्या होगा, बिल्कुल 6, तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा। 102 डी ऑप्शन। जो अभी मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया था ये उस तरह है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर और Cl5 आयन इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए ये है कॉपर और Cl5 आयन है ये, तो ये होगा ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होगा, यानी इस तरह आएगा, कॉपर है, क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, ये भी एक टॉप से आता है एक बॉटम से, तो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल कॉम्प्लेक्स होगा ये, यानी इस तरह है, ये ट्राइगोनल हुआ और एक पिरामिड वो है ये वाला और एक पिरामिड बॉटम से है। चलें जी, (103) में सी ऑप्शन। 104 कहते अ कलरलेस कंपाउंड ऑफ वेनेडियम
और +5 स्टेट है। वेनेडियम जो है वो ये कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए इधर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो ये वेनेडियम है 4s2 और 3d क्या आएगा 3। तो मैक्सिमम इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और वो क्या होगा कलरलेस होगा। कहते हैं कि इट बिकम्स ब्लू, +4 स्टेट में चला गया और देन +3 ग्रीन चला गया, फाइनली वायलेट +2 आ गया है। कहते हैं कि दिस इज डन व्हेन इट इज रिएक्टेड विद रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ये है कलर चेंज, ये इस तरह है, वेनेडियम +5 है, इलेक्ट्रॉन लेगा, जब आयोडाइड आएंगे तो ये आ जाएगा वेनेडियम +4 स्टेट में, तो कलरलेस से कलर अब ग्रेजुअली चेंज होता जाएगा और +4 से अगेन ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा आयोडाइड से, तो ये चला जाएगा +3 स्टेट में। तो व्हेन इट इज रिएक्टेड विद रिड्यूसिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम हुआ रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट आप डालते जाएंगे। 104 में सी। 105 कहते हैं वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड ऑफ क्रोमियम कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द मोस्ट कॉमन आर, देखें इधर, क्रोमियम को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्रोमियम के कंपाउंड इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, क्रोमियम अगर है +2 तो अब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन क्रोमियम अगर है +6 फॉर एग्जांपल, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ले सकता है, ठीक है जी। और ये +3 स्टेट में देखें, ये ऐसे आएगा तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है जी, और ऐसे आएगा तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो आपके पास जो ऑप्शन है ए ऑप्शन है, +2 स्टेट जो है रिड्यूसिंग एजेंट है और +6 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 106 कहते हैं कि K2CrO4 पोटाशियम क्रोमेट है, when dissolved in water form a yellow solution and K2Cr2O7, जब आप इसको पानी में डाल लें so it produces an orange solution. The color comes from negative ions chromate and dichromate respectively. In solution the ions are in equilibrium as given below. सिंपल यह है, ये हमारे पास है क्रोमेट CrO4 2- और ये हमारे पास है डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, दो है। ये याद रखें कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपने एसिड डाला तो ये हो जाएगा और अगर आपने बेस डाला तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये कलर क्या है, ये येलो कलर है और इसका जो कलर है वो ऑरेंज है। बात को समझ गया? तो अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, पानी में आप ये डालें या वो डालें, पानी में ये इक्विलिब्रियम बना देंगे। अब अगर आपने एसिड डाला तो कलर ऑरेंज हो जाएगा, बेस डाला तो कलर येलो हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन सही है कि एडिशन ऑफ एसिड इंक्रीजेस ऑरेंज कलर। 107 कहते हैं मैंगनीज 3d5 4s2 एग्जिस्ट +7 +6 +5 +4 +3 +2 स्टेट। कहते हैं कि द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। व्हाई इट इज स्टेबल? बिकॉज इसमें बिल्कुल ये हाफ फिल्ड है, ये है 4s2 और 3d5, तो अगर आप ये 2 हटा देंगे d5 स्टेबल है। डी ऑप्शन 107 में डी। 108 vital force theory was presented for origin of the organic compound, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए किसी वाइटल फोर्स की जरूरत है। 109 in organic compound carbon atom bond together to form chain and rings. This property is called catenation. याद रखें कि catenation means chain formation by atoms. वो एटम कुछ भी हो सकते हैं, वो सिमिलर भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पेट्रोल के मॉलिक्यूल में कैटिनेशन है कार्बन की, लेकिन सिलिका जो है, रेत जो है, तो उसमें कैटिनेशन है सिलिकॉन और ऑक्सीजन की। सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, इस तरह चेन बने हैं। 110 which of the following organic compound is obtained from living organism? विटामिन जो होते हैं
असफाल्ट याद रखें, असफाल्ट जो है ये तारकोल को कहते हैं, बेटोमेन भी कहते हैं इसे, ब्लैक टार भी कहते हैं, असफाल्ट भी कहते हैं, तारकोल हम अपनी जबान में कहते हैं इसे। 110 में सेकंड ऑप्शन। 111 कहते कि द मोस्ट प्रोडक्टिव डिस्टिलेट ऑफ कोल इज, मतलब इसका यह है कि किससे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हम हासिल कर सकते हैं, कोल टार। ठीक है जी, कोल टार जो है वो उससे ज्यादा 200 से ज्यादा 200 से ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं कोल टार में। 12 कहते कि इन फिजर ट्रांस प्रोसेस द डिस्टिलेट ऑफ कोल कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम इज, तो फिजर प्रोसेस में यह है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इनको पास किया जाता है एक कैटालिटिक मिक्सचर से, वो कैटलिस्ट जरूर याद रखें, और प्रोडक्ट बन जाता है CnH2n+2, पेट्रोलियम बन जाता है। तो ये कोल गैस है, बी ऑप्शन है। 113 कहते कि इन बक्कीबाल द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल नोन कंटेन्स कितने कार्बन एटम, कार्बन का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो C20 है बक्कीबाल। और ये भी याद रखें कि ये जो बक्कीबाल होते हैं इसमें ज्यादातर तो कार्बन बॉन्डेड हैं हेक्सागॉन्स में, लेकिन इसमें हेप्टागॉन्स और पेंटागॉन भी होते हैं। तो कभी अगर आ जाते हैं ना कि अब बक्कीबाल कंसिस्ट ऑफ, तो कार्बन कार्बन पेंटागॉन और हेक्सागॉन, तो हेक्सागॉन ज्यादा होते हैं, लेकिन ये बाकी इसमें होते हैं। 114 all elements given below can be detected in an organic compound without using Lezine solution except नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन्स। इनको डिटेक्ट करने के लिए आप लेजाइन सोल्यूशन बनाएंगे। लेजाइन सोल्यूशन सिंपल, सोडियम लिया, फ्यूजन ट्यूब में डाला और उसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, फिर इसको हीट किया, रिएक्शन हो जाएगा और आपके पास ये लेजाइन सोल्यूशन है, यानी मटेरियल बन गया, बाकी डिटेल उसकी अपनी है। तो ये है नाइट्रोजन। 115 लेजाइन सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, हाँ ये तो मैंने अभी बता दिया। सोडियम मेटल एंड द फ्यूजन ट्यूब, सोडियम मेटल सी ऑप्शन है, सोडियम मेटल प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द फ्यूजन ट्यूब 115 में सी। 116 when lime water turns milky it shows the presence of carbon, डी ऑप्शन है। और मैंने आपको जब भी एड्रेस लिखवा दिया था, इसे कम से कम एक मरतबा जरूर विजिट कर ले। ये मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं किया, ठीक है जी, कम से कम इसे एक मरतबा आप विजिट कर लें और आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे आप करेंगे ये पेपर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, तो 117 कहते कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, साइक्लोहेक्साडाइईन। 117 118 which of the following compound is not heterocyclic। देखिए आपने इधर उधर नहीं जाना, आपकी टेक्स्ट बुक में जो हेटेरोसाइक्लिक हैं उन पे नजर रखनी है। पायरिडीन है, फ्यूरेन है, थायोफीन है, ठीक है जी, बुक से बिल्कुल बाहर ना निकले। हाँ पायरोल भी है बिल्कुल। 118 में सी। आगे है कि ईथर्स आर कंपाउंड्स इन विच, और फंक्शनल ग्रुप सारे आपको याद होंगे, लेकिन वहां पे ऐसा ना हो कि तेजी में आप ईथर को एस्टर पढ़ लें, तो खबर है कोई कहना अमीन्स को एमाइड्स पढ़ लें, ठीक है जी, अल्काइल हैलाइड को एसिड हैलाइड पढ़ लें, बिकॉज एग्जामिनर सिमिलैरिटीज को टारगेट करता है, स्टूडेंट को इसी में कंफ्यूजन होती है। तो ईथर जो है टू अल्काइल या एराइल ग्रुप जो है दे आर बाउंड टू ऑक्सीजन। 119 में सेकंड ऑप्शन। 120 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम एट द एंड ऑफ अ चेन। तो ये एल्डिहाइड्स होते हैं कि जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है हाइड्रोजन के साथ अटैच है एट द एंड ऑफ द चेन।
120 में डी ऑप्शन है। 121 कहते हैं कि द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ, तो ये जो है ये एस्टर्स का है, एस्टर्स का ये फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉइल क्लोराइड, जरा देखिए प्रोपेनॉइल क्लोराइड ये है, इधर है CH2 फिर है CH2, ये प्रोपेनॉइल कहलाता है, ठीक है जी, और आगे फिर क्लोरीन है। जरा इसमें ख्याल रखें, मैं जो पढ़ रहा हूं जैसे मीथाइल, चलिए मैं इससे थोड़ा सा लिख लूं, ये जरूरी है। ये देखें, सबकी तवज्जो हो, ये है मीथेन सो मीथाइल, ये आपके पास है ईथेन तो फिर ये होगा इथाइल, ये है प्रोपेन तो फिर होगा प्रोपाइल, ठीक है जी। अच्छा, प्रोपाइल, और ये जो है, और ये भी आपको पता हो कि प्रोपाइल आयोपिक है, ठीक है जी। जो प्रोपियोनाइल है वो फिर कॉमन है, जो प्रोपियोनिक एसिड। अच्छा, इसके पैरेलल फिर ये ग्रुप्स है, ये कहां पे होगा, ये वाला, ये क्या है, फार्मिक एसिड है ना, तो ये जो ग्रुप है इसको कहा जाएगा फार्माइल। अब ये क्या है, CH3 फॉर एग्जांपल, और ये कर दिया इस तरह, ये एसिटाइल कहलाता है। फिर ये प्रोपियोनिक एसिड का मैं बना रहा हूं तो प्रोपियोनाइल कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें आखिरी जो है प्रोपेनॉइल क्लोराइड जो है, तो ये एसिड हैलाइड है। 122 में डी ऑप्शन। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले।